नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम स्कूल लेक्चर का जो हिस्ट्री वाला पोर्शन अपन ने चालू कर रखा था पेपर फर्स्ट के लिए, उसका नेक्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। पिछले वाले लेक्चर में हमने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश समाप्त किया था। इस वाले लेक्चर में अपन अजमेर के चौहान वंश पढ़ेंगे। क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ अजमेर का चौहान वंश दिया गया है, तो अपन ज्यादा चौहान वंशों के बारे में जानकारी न लेके सिर्फ अजमेर सेंट्रिक जो चौहान वंशीय शासक थे उन्हीं पे आज हम केंद्रित करेंगे। ये जो लेक्चर है, क्योंकि चौहान वंश बड़ा है, अजमेर के चौहान भी बहुत थे, तो ये लेक्चर अपने दो पार्ट्स में आएगा। ठीक है, तो दो पार्ट्स में आप ये इस लेक्चर को अपन समाप्त करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अजमेर के चौहान वंश। उससे पहले एक डिस्क्लेमर दे देता हूं, हमारी लाइव क्लासेज आ रही है 15 तारीख को शाम को 5 बजे। ठीक है, तो 15 तारीख को शाम को 5 बजे जितना भी पोर्शन हमने राजस्थान हिस्ट्री का करवाया है, उस पोर्शन के सारे पीवाईक्यूज अपन वहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आप प्लीज, अगर आप वो ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। बहुत सारी परीक्षाओं से संबंधित वार्ताएं हो जाएगी इस पे। बहुत सारी जो अपने क्वेश्चंस वगैरह आए हुए हैं पुराने सालों में, वो सारे क्वेश्चनों का डिस्कशन अपना हो जाएगा। ठीक है, तो आप वो क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अपन चौहान वंश पढ़ते हैं अजमेर का। ठीक है, तो उत्पत्ति के बारे में, अजमेर के चौहान वंशों के बारे में, चौहान वंश की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारी मान्यताएं हैं। ठीक है, उन मान्यताओं में अपन जो प्रमुख मान्यताएं हैं कि किस किस प्रकार से जो प्रमुख मान्यताएं हैं उन पे आज अपन डिस्कशन करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो ये विभिन्न मान्यताएं हैं कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, और इस पे प्रश्न आपका रेगुलरली बनता है। तो सबसे पहला प्रश्न यही बनेगा कि अग्निकुंड वाली जो मान्यता है उसको किस मान्यता द्वारा पुष्टि दी गई थी। ठीक है, तो चौहानों की अग्निकुंड से उत्पत्ति को किस मान्यता द्वारा पुष्टि दी गई, वो मान्यता के रूप में दे देगा आपको, या तो पृथ्वीराज रासो नाम ये दे देगा। क्योंकि सबसे पहले जो अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था वो किसने दिया था? चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासो ने। ठीक है, तो चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासो द्वारा सबसे पहले अग्निकुंड का सिद्धांत दिया गया। और अग्निकुंड के सिद्धांत के तहत अपन ने पहले भी डिस्कशन किया था कि वशिष्ठ मुनि ने जब वहां पे आबू पर्वत पर यज्ञ किया तो 4 योद्धाओं को उसमें जो है उन्होंने शामिल किया। उन 4 योद्धाओं में एक था चौहान। ठीक है, तो वो चौहानों की उत्पत्ति वो अग्निकुल से माना जाता है। ठीक है, फिर इसके अलावा नैणसी और सूर्यमल्ल मिश्रण, नैणसी ख्यात अपन ने देखी थी कल भी, और सूर्यमल्ल मिश्रण बूंदी के राजकवि थे। इन्होंने इस मान्यताओं को पुष्टि दी। ठीक है, तो अगर कोई पूछ ले कि अजमेर के चौहान वंश या कोई से भी चौहान वंशों की जो उत्पत्ति है उसके बारे में अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था, तो अग्निकुंड का सिद्धांत दिया था पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज रासो में, चंद्रप्रदाय ने। और दूसरा जो है इसको जो मान्यताएं दी थी वो थी नैणसी ने और सूर्यमल्ल मिश्रण ने। ठीक है, तो 2 चीजें आप ये याद रख लेना। फिर इसके बाद दूसरी मान्यता आती है सूर्यवंश की उत्पत्ति की मान्यता। तो सूर्यवंश से इनकी उत्पत्ति हुई, ऐसी मान्यता कौन देते हैं? तो बहुत सारे जो अभिलेख अपने को साहित्यिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे पृथ्वीराज विजय है। ठीक है, तो पृथ्वीराज विजय जयानक द्वारा लिखी गई थी, तो पृथ्वीराज विजय इसको सूर्यवंश की मान्यता को पुष्टि देता है। इसके अलावा बहुत सारे शिलालेख हैं, जैसे बेदला का शिलालेख है, विग्रहराज चतुर्थ के जो भी शिलालेख हैं, दिल्ली शिवालिक वाला शिलालेख। ठीक है, ये सारे जो शिलालेख है वो किसको मान्यता देते हैं? पृथ्वीराज, जैसे चौहान वंश है, चौहान वंश की सूर्यवंशी परंपरा को मान्यता देते हैं। इसके बाद इन्हीं मान्यताओं के आधार पर डॉक्टर ओझा राजस्थान के प्रमुख इतिहासकारों में से एक, तो डॉक्टर ओझा इसी मान्यता के आधार पर चौहानों को सूर्यवंशी ठहराते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ जो है सोर्स अपने को ये बताते हैं कि चौहान जो है इंद्र के वंशज थे, इंद्रवंशी थे। ठीक है, तो इंद्र के वंशज मानने में एकमात्र अभिलेख की साक्ष्य अपने को प्राप्त होता है सेवाड़ी से। तो रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख अपने को जो मिलता है वो चौहानों की इंद्रवंशीय शाखा को पुष्टि करता है। इसके अलावा एक चंद्रवंशी उत्पत्ति की भी मान्यता अपने को प्राप्त होती है। 2 अभिलेख है, एक हांसी का और एक अचलेश्वर। तो हांसी और अचलेश्वर अभिलेख में कि ये सूर्यवंशी नहीं थे, अपितु कौन थे? चंद्रवंशी थे। ठीक है, ये पृथ्वीराज सेकंड के अभिलेख हैं। तो पृथ्वीराज सेकंड के अभिलेखों से अपने को क्या प्राप्त होता है? ये चंद्रवंशी है। ठीक है, चौहान। इसके अलावा ब्राह्मण वंशी उत्पत्ति के बारे में कौन मान्यता देता है? तो सबसे पहले ब्राह्मण वंशी उत्पत्ति के बारे में जानकारी देता है बिजोलिया का शिलालेख। तो बिजोलिया के शिलालेख के अनुसार वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे वासुदेव चौहान जो थे, जो इनके सबसे पहले जो संस्थापक थे वासुदेव चौहान। ठीक है, उन्होंने सपाद लक्ष्य या सांबर वाले क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना करी थी 551 में। तो उन्होंने जो है बिजोलिया के उनके हिसाब से जो ये वासुदेव चौहान थे वो
वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे। कौन थे? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। ठीक है, तो ये बिजोलिया का अभिलेख सबसे महत्वपूर्ण है ब्राह्मण वंशी मान्यता के पीछे। इसके अलावा इसी ब्राह्मण वंशी मान्यता को एक कायम खां रासो, ठीक है, तो कायम खां रासो के हिसाब से भी ये जो है चौहान है। कायम खां जो बेसिकली होते हैं, ये अपने झुंझुनू और सीकर शेखावटी वाले क्षेत्र में चौहान वंशीय थे, जिन्होंने बाद में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था। तो इनका जो है ना कायम खां रासो जो है वो प्रमुख ग्रंथ है। तो कायम खां रासो ने ब्राह्मण वंशी मान्यता को पुष्टि दी है। ठीक है, तो यह भी महत्वपूर्ण है। फिर इसके इन्हीं के माध्यम से एक प्रमुख इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने चौहानों के बारे में सर्वाधिक अध्ययन किया था, वो है दशरथ शर्मा। तो दशरथ शर्मा ने एक पुस्तक लिखी है बहुत फेमस, अर्ली चौहान डायनेस्टी। तो दशरथ शर्मा की पुस्तक है अर्ली चौहान डायनेस्टी। उसमें उन्होंने बताया है कि जो चौहान है वो बेसिकली वत्स गोत्रीय ब्राह्मण है। ठीक है, तो ये कौन दिया था अपने बिजोलिया शिलालेख के आधार पर मान्यता? वो दी थी अपन के दशरथ शर्मा ने। ठीक है, दशरथ शर्मा के अलावा गोपीनाथ शर्मा और डीआर भंडारकर भी इस ब्राह्मण वंशीय मान्यता को पुष्टि करते हैं। ठीक है, तो ये था अपना ब्राह्मण वंशीय मान्यता। इसके अलावा एक विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत को भी दिया है। जितने भी विदेशी इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि जो चौहान है वो सक्सीथियनों की संतान है। किसकी संतान है? सक्सीथियों की संतान है। इसमें कर्नल टोड थे अपने, एक स्मिथ थे अपने, जिन्होंने अर्ली इंडिया वाली बुक लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ अर्ली इंडिया, और एक बुक एक अपना विलियम क्रूक, जिन्होंने टोड की जीवनी लिखी थी। तो इन लोगों ने भी जो है विदेशी उत्पत्ति के जो सिद्धांत को ये सक्सीथियन की संतानें मानते हैं चौहानों को। ठीक है, इसके अलावा अपन ये अपनी उत्पत्ति से संबंधित जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो ये हैं। अग्निकुंड के सिद्धांत को कौन कौन मानता है? पृथ्वीराज रासो, सूर्यमल्ल मिश्रण और नैणसी। ठीक है, ये तीन लोग तो अग्निकुंड के सिद्धांत को मानते हैं। फिर सूर्यवंशी कौन कौन मानते हैं? पृथ्वीराज विजय, जयानक द्वारा लिखित किताब, इसके अलावा बेदला और विग्रहराज चतुर्थ के शिलालेख। फिर एक डॉक्टर ओझा इन्हीं के आधार पर इनको सूर्यवंशी ठहराते हैं। फिर इंद्रवंशी मान्यताएं हैं, रायपाल का सेवाड़ी अभिलेख इंद्रवंशी मानता है इनको। इसके अलावा चंद्रवंशी मान्यताएं अपने को पृथ्वीराज सेकंड के हांसी और अचलेश्वर के लेखों से हमें चंद्रवंशी मान्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा ब्राह्मण वंशी मान्यता के बारे में सबसे प्रमुख स्रोत है बिजोलिया का शिलालेख। ठीक, फिर कायम खां रासो भी उसको मान्यता देते हैं। इसी आधार पर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, डीआर भंडारकर आदि ने भी ब्राह्मण वंशी मान्यताओं को पुष्टि दी। फिर विदेशी उत्पत्ति जो का सिद्धांत है वो शक सीथनियों की संतानें मानते हैं, जिनमें थे कर्नल टॉड, स्मिथ और विलियम क्रुक। ठीक, तो ये था अपना चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख वार्ताएं, जिससे प्रश्न बनने की आपकी काफी संभावनाएं रहती। अब अपन अजमेर के चौहान वंशियों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं कि वासुदेव चौहान ने सपादलक से सांबर वाले क्षेत्र में चौहान वंश की स्थापना करी थी। उसके बाद वहां से चौहान वंशी जो है अजय राज के टाइम पे अजमेर को राजधानी स्थानांतरित कर दी जाती है। तो राजधानी जो है सांबर या सपादलक के एरिया से राजधानी को अजमेर तक ले जाने का कार्य किया था अजय राज ने। ठीक है, तो 1113 में इन्होंने क्या किया था? अजमेर नामक शहर की स्थापना करी अजय मेरू नाम से। अजय मेरू मतलब एक श्रृंखला, मेरू है ना पर्वत की श्रृंखला से, में अजय नाम से अजय मेरू की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो इसको जो है अजय मेरू की स्थापना करके वहां पर एक गढ़ का निर्माण कराया गया। उस गढ़ का नाम था गढ़ बीठली। क्या नाम था उसका? गढ़ बीठली। ठीक है, गढ़ बीठली को बाद में तारागढ़ कहा जाने लगा। तारागढ़ जो है वो पृथ्वीराज उड़ना राजकुमार जो थे मेवाड़ के पृथ्वीराज, उनकी पत्नी तारा के नाम पे तारागढ़, ये तारा जो थी वो अपने उनियारा की बेटी थी एक तरीके से। तो इनके नाम के आधार पे जो उनियारा दरबार के नरू का राजकुमारी थी एक तरीके से, आप देखो है ना। तो पृथ्वीराज के उड़िया राजकुमार की वाइफ थी, तो उसके नाम के आधार पर जो है तारागढ़ इसका नाम रखा गया। इसके बाद अजय मेरू जो है अजय राज के नाम पे अजय मेरू भी इसको कहा जाता है। ठीक है, अजय मेरू किला या अजय मेरू गढ़ भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी अजय मेरू की स्थापना से संबंधित प्रमुख तथ्य कि 1113 में अजमेर की स्थापना हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, डेट भी एग्जाम में पूछी जाती है। किसने करी थी स्थापना? अजय राज ने करी थी। अजय राज का जो शासन काल है वो 1105 से लेकर 1133 में माना जाता है। ठीक है, इसको अपन बोलते हैं सिक्कों वाला राजा। अजय राज को क्या बोलते हैं? चौहानों में सिक्के इससे पहले चलाए नहीं गए थे, तो चौहानों में सबसे पहले सिक्के चलाने का श्रेय किनको दिया जाता है? अजय राज को। इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? सिक्कों वाला राजा। ठीक है, सिक्कों वाला राजा ने किस टाइप के सिक्के चलाए? एक चलाए अजय प्रिय द्रम। ठीक है, तो द्रम होते थे चांदी और तांबे के सिक्के, तो इन्होंने जो है व्यापक रूप से अजय प्रिय द्रम चलाए थे। ठीक है, किस विजय के उपलक्ष्य पे?
जब गजनी ने आक्रमण किया था ना, गजनी के शासक थे, उन्होंने अपने अजय राज पर आक्रमण किया था, चौहान शासक थे, तो उसको हराकर अजय प्रिय दम्भ नाम के सिक्के इन्होंने चलाए थे, ये अपन देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के भी इन्होंने चलाए थे। इनकी जो रानी थी सोम रेखा या सोमलवती, उसका भी इसमें चित्र मिलता है अपने को। ठीक है, तो सिक्कों वाला राजा किसको कहा जाता है? सिक्कों वाला राजा कहा जाता है अजय राज को। अजय राज ने दो प्रकार के सिक्के चलाए, एक अजय प्रिय द्रम और दूसरा श्री अजय देव नाम के जो चांदी के सिक्के हैं, जिस पर सोम रेखा या सोमलवती उसकी रानी का अपने को चित्रण मिलता है। ठीक है, इसके अलावा गोपीनाथ शर्मा जी कहते हैं कि जो अजय राज का टाइम है वो चौहानों का निर्माण काल है। क्या है? चौहानों का निर्माण काल। किसके काल को कहा गया है गोपीनाथ शर्मा द्वारा? चौहानों का निर्माण काल कहा गया है अजय राज द्वारा, अजय राज के समय को। ठीक है, इसके बाद अजय राज का जो समय है वो चक्रवर्ती सम्राट, अजय राज अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। तो चक्रवर्ती सम्राट के लिए उसने कुछ कार्य ऐसे किए होंगे ना कि इन्होंने चक्रवर्ती सम्राट के काम किए होंगे, तभी जाके इसको चक्रवर्ती सम्राट कहा गया। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहला कार्य किया कि मालवा के नरवर्मन परमार को हराया। मालवा के नरवर्मन परमार के हराने के साथ साथ इन्होंने जो वहां के सेनापति थे सुलहन, उसको बंदी बनाकर ये लेके आ गए थे अजमेर में। ठीक है, तो पहला तो मालवा वाले रीजन को हराया, फिर ये है अजमेर अपना, अजमेर के इस साइड पड़ता है मालवा, इस साइड पड़ता है गजनी। ठीक है, ये ध्यान रखना है ना। तो इधर मालवा को हराया, फिर इधर गजनी के शासक को हराया। ठीक है, तो गजनी का शासक ने अटैक किया तो इसको हराया और मालवा पे अटैक करके मालवा को हराया। ठीक है, तो गजनी के आक्रमण को विफल कर दिया, इसीलिए इसने अजय प्रिय द्रम नाम के सिक्के चलाए थे, ये भी ध्यान रख लेना। खुद स्वयं शैव धर्मावलंबी थे, खुद शैव धर्म को मान्यता देते थे, लेकिन इनकी जो पॉलिसी थी, जितनी भी नीतियां थी, वो धार्मिक रूप से सहिष्णु नीति थी। इन्होंने क्या किया था जैन धर्म के लिए? जैन धर्म के लिए इन्होंने किया था कि एक तो इन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश नाम का जो है दान किया था, सुवर्ण कलश का दान किया था पार्श्वनाथ मंदिर के शीर्ष पर रखने के लिए। ठीक है, तो सुवर्ण कलश के दान की मान्यता जो है अजय राज से जोड़ी जाती है, पार्श्वनाथ मंदिर को स्वर्ण कलश भेंट किया था। इसके अलावा जो श्वेतांबर और दिगंबर है ना, उनमें क्या है शास्त्रार्थ हुआ था। श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय, जैन धर्म में दो ही संप्रदाय होते हैं, तो इन दोनों संप्रदायों के में शास्त्रार्थ हुआ है ना। शास्त्रार्थ मतलब डिबेट हुई, धर्म के जो मामलों की डिबेट होती है उसको क्या बोलते हैं? शास्त्रार्थ। तो शास्त्रार्थ हुआ, तो उस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता किसने करी थी? उस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता भी किसने करी थी? अजय राज ने करी थी। तो इसका मतलब यह है कि इंटेलेक्चुअल आदमी थे, अध्यक्षता ऐसे तो नहीं करवा देते किसी को भी। ठीक है, तो इंटेलेक्चुअल आदमी थे, कौन? अजय राज। ठीक है, इनके जो बेटे थे, इनका नाम था आनाजी। ठीक है, जिसको अर्णोराज भी कहा जाता है। ठीक है, अर्णोराज जो थे किनके बेटे थे? अजय राज के बेटे थे। तो इन्होंने क्या किया अपने शासन के टाइम पे ही, ठीक है, इनको लगा अब रिटायरमेंट का टाइम आ गया, 1105 से लेके 1133 तक ये शासन रहेंगे, जिंदा है अभी, रिटायरमेंट का टाइम है। तो इन्होंने क्या किया, अब अपने को संन्यास धर्म धारण कर लेना चाहिए, बिकॉज अपना हो गया राजकार्य से पूरा वो। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, आना जी को अपना शासन कार्य सौंप के 1133 में संन्यास धारण कर लिया और पुष्कर के अरण्य में जाके अपने तपस्या करना शुरू कर दिया। पुष्कर अरण्य में जाके तपस्या करना शुरू कर दिया और लगभग 1140 के आसपास जो है इनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, ये स्वर्गवासी हो जाते हैं 1140 में। ठीक, तो अजय राज के बारे में आप ये ध्यान रख लेना कि 1113 में अजमेर की स्थापना करके वहां पे गढ़बीटली की स्थापना करी, जिसे अजमेरू गढ़ भी कहा जाता है। बाद में तारा के नाम पे तारागढ़ भी इसको कहा जाता है। सिक्कों वाले राजा थे, श्री अजय देव नाम से चांदी के सिक्के चलाए थे। सोम रेखा या सोमलवती जो है उनका चित्रण अपने को श्री अजय देव वाले सिक्कों पर मिलता है। इसके अलावा इन्होंने अजय प्रिय द्रम भी चलाए थे। गोपीनाथ शर्मा ने इनके काल को चौहानों का निर्माण काल कहा और ये खुद स्वयं को चक्रवर्ती सम्राट कहते थे। इन्होंने मालवा के नरवर्मा को हरा के उनके जो सेनापति थे सुलहन, उसको जो है बंदी बना लिया था। इसके अलावा गजनी के जो आक्रमण हुए थे उनको विफल करके अजय प्रिय द्रम नाम के चांदी और तांबे के सिक्के चलवाए थे। खुद शैव थे लेकिन धर्म सहिष्णु थे और इन्होंने पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश भेंट किया और शास्त्रार्थ जो हुआ था श्वेतांबर और दिगंबरों के बीच में, उस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। ठीक है, इनके पुत्र आनाजी या अन्नोराज को ये शासन देके 1133 में स्वयं संन्यास ले लेते हैं और पुष्कर में तपस्या में लीन हो जाते हैं। 1140 में स्वर्गवासी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था अपने अजय राज के बारे में। इससे पहले अब देखो यहाँ पे क्या है, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हो। ठीक है, इनकी वंशावली को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन होता है और जब ऐसे प्रश्न बन जाते हैं ना वंशावली से रिलेटेड
कि विग्रहराज और पृथ्वीराज थर्ड का संबंध क्या था। ठीक है, ऐसे कर प्रश्न बन जाते हैं ना, तो कभी कभी क्या है आदमी कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए मैंने जो इनकी वंशावली है, चौहान वंशावली, जो महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण राजा हुए ना, वो सारी वंशावली मैंने यहां पर लिख दी। तो सबसे पहले अजयराज आया, तो अजयराज 1105 से लेकर 1133 में शासक बनता है। ठीक है, मैं बाद में आपको वंश वंश नहीं बताऊंगा, सीधा राजा बताऊंगा मैं, ना। ठीक है, तो अजयराज के बाद अर्णोराज इनके पुत्र हुए, अर्णोराज जिनको आनाजी भी अपन बोलते हैं। तो आनाजी 1133 से 53 तक शासन करेंगे। ठीक है, तो अजयराज और अर्णोराज तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, कंफ्यूजन कब पैदा होता है, जब अर्णोराज आनाजी की 2 शादियां होती है। ठीक है, तो आनाजी की 2 शादियां होगी और उनकी एक रानी थी मारवाड़ या मारोट की राजकुमारी सुधवा देवी। ठीक है, तो एक राजकुमारी थी सुधवा देवी और दूसरी राजकुमारी थी चालुक्य राजा की पुत्री। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी कांचन देवी। ठीक है, तो अर्णोराज ने 2 शादियां की थी, एक तो सुधवा से, एक कांचन देवी से। तो कांचन देवी से जो पुत्र पैदा हुआ उसका नाम था सोमेश्वर। ठीक है, ये बाद में शासक बनेगा। कांचन देवी से कौन पैदा हुआ था, सोमेश्वर पैदा हुआ था। और सोमेश्वर से 2 बेटे पैदा हुए थे, उन्हीं में से एक पुत्र का नाम था पृथ्वीराज थर्ड। क्या नाम था, पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, इधर अपन देखते हैं सुधवा देवी। सुधवा देवी से भी 2 पुत्र पैदा हुए, एक तो जगदेव और एक विग्रहराज फोर्थ। जगदेव जो है अर्णोराज की हत्या करके शासक बन जाता है जगदेव। ठीक है, तो जगदेव को मान्यता नहीं दी और उसके बाद जो है जगदेव के बाद जो है इसके पुत्र पृथ्वीराज सेकंड को शासक न बनाकर किसको शासक बना दिया गया, विग्रहराज चतुर्थ को। ठीक है, तो सुधवा से 2 पुत्र हुए, विग्रहराज फोर्थ और जगदेव। कांचन देवी से एक पुत्र पैदा हुआ, सोमेश्वर। सोमेश्वर का पुत्र है पृथ्वीराज थर्ड। इधर जो है सुधवा से विग्रहराज फोर्थ पैदा हुआ और जगदेव पैदा हुए। तो जगदेव का एक बेटा है पृथ्वीराज सेकंड, जो बाद में शासक बनेगा। तो अब अगर अपन शासक के क्रम के हिसाब से देखें तो अजयराज सबसे पहले शासक बनता है, फिर अर्णोराज बनता है, फिर जगदेव बनता है। ठीक है, अर्णोराज की हत्या करके। जगदेव के बाद जब लोगों ने इसको स्वीकार नहीं किया तो विग्रहराज चतुर्थ को शासक बना देते हैं। फिर इनके बेटे, जो जगदेव का बेटा था पृथ्वीराज सेकंड, वो क्लेम अपना शासन क्लेम करता है। शासन क्लेम करते हैं पृथ्वीराज सेकंड को शासक बना दिया गया। ठीक है, कि मेरे पापा बुरे थे लेकिन मैं तो नहीं हूं बुरा, तो आप मेरे को शासक बनाओ। तो पृथ्वीराज सेकंड को वापस शासक बना दिया गया। फिर पृथ्वीराज सेकंड भी जब समय से पूर्व अपने चला जाता है तो उसके बाद जो है कांचन देवी के बेटे सोमेश्वर को शासन का भार दिया गया था। तो सोमेश्वर को गुजरात से बुला के शासन का भार दिया गया। ठीक है, तो फिर सोमेश्वर गुजरात से आते हैं। फिर गुजरात सोमेश्वर के बाद जो है सोमेश्वर की भी जल्दी मृत्यु हो जाती है, तो पृथ्वीराज थर्ड को बाद में शासन बनाया जाता है। तो आप यहां पे आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इनकी वंशावली से संबंधित कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक, अब अपन यहाँ पे पृथ्वीराज से थर्ड शासक बन जाता है और जब 1192 में युद्ध होगा, उसके बाद जो है पानीपत के बाद, सॉरी तराइन के बाद जो है पूरी तरह से चौहान वंशावली अपने को खत्म दिखती है। उसके बाद फिर दूसरी जगह पे चौहान शासक अलग अलग ब्रांचेज में विभाजित हुए। चूंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ अजमेर का चौहान वंश है तो फिर अपन ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, इसके बाद जब अपन अजयराज पढ़ लिए, अब इस अजयराज के बाद कौन आए, अर्णोराज, आनाजी। तो अर्णोराज के बारे में अपन पढ़ते हैं। ठीक है, तो अर्णोराज के बारे में अपन देखते हैं कि 1133 से लेकर 53 में इन्होंने शासन किया। ठीक है, इनकी जो उपाधि है वो जो मिलगी अपने को प्राप्त होती है उपाधि, वो प्राप्त होती है महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर। क्या, महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर इनकी उपाधि थी। किनकी, अर्णोराज की। इनके प्रमुख दरबारी थे, 2 दरबारियों के नाम महत्वपूर्ण है। एक दरबारी था देवबोध, एक था धर्मबोध। ठीक है, दोनों पूछे जाते हैं एग्जाम में कि अर्णोराज के प्रमुख दरबारी कौन थे, देवबोध और धर्मबोध। या तो देवबोध का नाम दे देगा या धर्मबोध का नाम दे देगा। ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि देवबोध और धर्मबोध किन के प्रमुख दरबारी थे। अब क्योंकि सब में दरबारी आएंगे, विग्रहराज में भी दरबारी अपन पढ़ेंगे, पृथ्वीराज थर्ड में भी अपन दरबारी पढ़ेंगे, सोमेश्वर में भी दरबारी पढ़ेंगे। तो इनके दरबारियों के बारे में प्रश्न पूछ के आपको शासक का नाम दे दिया जाएगा। तो देवबोध और धर्मबोध किसके दरबारी थे, अर्णोराज के दरबारी। ठीक, यह बात ध्यान रखना। अब धर्मबोध जो थे वो थे जैन धर्म में एक शाखा होती है। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर में भी एक अलग अलग शाखाएं होती है ना। तो एक खरतर गच्छ नाम की एक शाखा होती है। क्या होती है, खरतर गच्छ शाखा। तो धर्मबोध जो थे वो खरतर गच्छ शाखा से बिलोंग करते थे। तो उन्होंने अर्णोराज से आह्वान किया कि आप हमें भूदान करिए या हमारे समाज को, क्योंकि उस समय दान पुण्य का कार्य बहुत व्यापक लेवल पे किया जाता था राजा के द्वारा। तो धर्मबोध के आह्वान पर जो है खरतर गच्छ जो जैन थे उनको व्यापक तौर पे भू अनुदान किया गया। किसने, अर्णोराज ने। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कभी कि जैनों की खरतर गच्छ ब्रांच को
व्यापक भू अनुदान करने का श्रेय किस शासक को दिया जाता है, किस चौहान शासक को दिया जाता है? तो वो कौन है चौहान शासक? वो है अर्णोराज। ठीक है, फिर इसने बहुत सारी जीते, इनकी भी विजय बहुत सारी रही है। कौन कौन सी विजय प्राप्त करी इन्होंने? जब ये मालवा का नरमन परमार के सेनापति सुलन को ले गया, ठीक है, कौन? अजय राज ले गया। तो इसको नरवर्मन को गुस्सा है, उसने वापस सेना संगठित की, वापस अटैक किया अर्णोराज पे। तो अर्णोराज ने फिर उसका जम के दांत खट्टे कर दिए, उसको वापस से हराया। तो मालवा के नरवर्मन को वापस हराने का श्रेय भी किसको जाता है? अर्णोराज को। इसके अलावा 1135 में उधर तुर्की वाले क्षेत्र से, ठीक है, गजनी वाले क्षेत्र से बहुत सारे तुर्कों का आक्रमण हुआ। ठीक है, तो तुर्कों के आक्रमण से जो है वो तुर्क आक्रमण इतना भयंकर आक्रमण था कि वो लगभग अजमेर की बाउंड्री में घुसने लगे थे। ठीक है, उस समय सेना को संगठित करके अर्णोराज ने बहुत व्यापक तरीके से उन तुर्कों का नरसंहार किया। ठीक है, उस नरसंहार के बाद वहां की जो अजमेर की जो भूमि है वो रक्त रंजित हो गई, लाल हो गई एकदम, है ना। तो उस रक्त रंजित भूमि को धुलवाने के लिए इन्होंने जो है चंद्रा और बांडी रिवर के को मिलाकर एक झील का निर्माण करवाया। चंद्रा और बांडी नदी आ रही थी, उसको जो है संगठित करके उस पर बांध बना के आना सागर झील का निर्माण कराया। ठीक है, ताकि वो रक्त रंजित भूमि को धोया जा सके। तो आना सागर जो झील है उसका निर्माण क्यों करवाया गया है? 1135 के तुर्की आक्रमण के पश्चात करवाया गया था आना सागर झील का निर्माण। ठीक है, तो यह भी आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जाता है कि आना सागर झील के निर्माण के पीछे का कारण क्या था? तुर्की आक्रमण था, या फिर जल समस्या थी, या फिर कुछ, मतलब ऐसे करके आपसे कुछ भी 4-5 ऑप्शन देके पूछ लिया जाएगा, तो आप ये लिख दें। ये इसका महत्वपूर्ण जो आंसर होगा वो क्या था? तुर्की आक्रमण। ठीक है, फिर इसके बाद जयसिंह सिद्धराज थे चालुक्य शासक। चालुक्य गुजरात के शासक होते थे। ठीक है, तो चालुक्यों में और चौहानों में पहले शुरू से नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो ये क्योंकि दोनों साम्राज्यवादी ताकतें थी। चौहान इधर नॉर्थ इंडिया में पूरी तरह से साम्राज्यवाद फैला रखा था, दिल्ली जीत रहे थे, दिल्ली तक इनका शासन का बोलबाला था, इधर पूरा राजपूताना इनके अंडर में आता था। गुजरात वाले चालुक्यों ने सोचा कि यार ये तो बहुत ज्यादा, अपने से भी ज्यादा साम्राज्यवादी हो रहे हैं, तो उसका मुकाबला करने के लिए जयसिंह सिद्धराज ने जो है अपनी सेना भेजी। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज को लगा कि अपन चौहानों को हरा देंगे, तो उसने क्या करा? व्यापक सेना को लेके जो है वो चला गया चौहानों की बाउंड्री पे। तो आबू के पर्वत के आसपास, आबू पर्वत के आसपास जो है जयसिंह सिद्धराज ने अपनी सेना का डेरा डाल दिया। वहां पर जो है अर्णोराज जाता है। अर्णोराज कहां से जा रहा है? अजमेर से। वहां पर जो है जयसिंह सिद्धराज को भयंकर पराजित करता है, भयंकर रूप से पराजित करता है। उसके साथ उसका पुत्र कुमारपाल भी होता है उस टाइम पे। कुमारपाल से उस समय राजा नहीं होता है, राजा कौन होता है? जयसिंह सिद्धराज ही होता है। ठीक है, तो जयसिंह सिद्धराज और उसके पुत्र कुमारपाल की संयुक्त सेना को परास्त किसने किया था? ये किसने किया था? अर्णोराज ने किया था। तो ये भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जब परास्त होता है फिर संधि वार्ताएं होती है। जब आदमी युद्ध हो गया फिर संधि वार्ताएं भी होगी। तो संधि वार्ता में जो उनकी बेटी थी कंचन देवी, किसकी? जयसिंह सिद्धराज की पुत्री थी कंचन देवी। तो कंचन देवी ये वही है जिनसे सोमेश्वर पैदा होंगे बाद में। ठीक है, तो जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी का विवाह किससे कर दिया जाता है? अर्णोराज से कर दिया जाता है, आना जी से कर दिया जाता है। तो आना जी से जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कंचन देवी का विवाह हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज को युद्ध में पराजित किया, और संधि वार्ता के तहत जो है कांचन देवी का विवाह किसके साथ कर दिया गया? अर्णोराज के साथ कर दिया गया। लेकिन कुछ टसल्स फैमिली में रहती है। ठीक है, तो कांचन देवी को कहीं ना कहीं अपमानित महसूस करना पड़ रहा था कई बार चौहानों के घर पर। तो अपमानित महसूस करते करते कांचन देवी ने अपने भाई कुमारपाल को शिकायत भेजी कि मेरे को ये परेशान करते हैं। ठीक है, कुमारपाल से रहा नहीं गया, और कुमारपाल ने एक बहुत शक्तिशाली सेना को संगठित किया। ठीक है, शक्तिशाली सेना को संगठित करके आबू वाले क्षेत्र में वापस आता है। आबू वाले क्षेत्र में फिर से एक युद्ध होता है अर्णोराज और कुमारपाल के बीच में, और उसमें जो है कुमारपाल ने वीरतापूर्वक युद्ध करते हुए अर्णोराज को परास्त किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से गुजरात के शासक द्वारा अर्णोराज को हराया गया? तो वो था कुमारपाल। तो कुमारपाल एक कुछ समय, क्योंकि शुरुआती में तो अर्णोराज डोमिनेट करेगा पूरी तरह से, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जाके जो है कुमारपाल ने पूरी बाजी पलट दी और कुमारपाल ने अर्णोराज को हराया। ठीक है, और अर्णोराज को हराते ही जो है उसकी पुत्री जालहन देवी का जो है विवाह किसके साथ कर दिया गया? अर्णोराज। अर्णोराज की पुत्री कौन थी? जालहन देवी। तो अर्णोराज ने अपनी पुत्री, जब संधि वार्ताएं हुई युद्ध में हारने के बाद, तो अपनी इस बार पहले कांचन देवी को लेके आया था, इस बार अपनी पुत्री जालहन देवी को कुमारपाल के साथ शादी करके देके आएगा। तो इससे क्या हो गया? एक बैलेंस हो गया ना। अब कांचन देवी को परेशान करेगा तो जालहन देवी भी परेशान हो जाएगी। ठीक है, ये एक मान्यताएं होती है ऐसी, है ना। तो
ये एक तरीके से हो गया कि जयसिंह सिद्धराज और कुमारपाल से जो है इनका टसल रहा। ठीक है, जयसिंह सिद्धराज से तो ये जीत गया अर्णोराज, लेकिन कुमारपाल से अंततः वो हार जाता है। ठीक है, लेकिन कोई भी जो है राजस्थान का कोई सा भी क्षेत्र जो है कुमारपाल के अंडर में नहीं आएगा, क्योंकि वो जो लड़ाई थी बहुत टक्कर की थी। ठीक है, तो ये बात ध्यान रख लेना। इसके अलावा निर्माण कार्य, क्या क्या निर्माण कार्य कराया अर्णोराज ने? अर्णोराज ने बहुत काम करवाया। ठीक है, तो पुष्कर में एक इन्होंने क्या कराया था, आदिवरा के मंदिर का निर्माण कराया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन रहा है। ठीक है, तो यहां से एक प्रश्न जरूर बनेगा कि आनाजी द्वारा या अर्णोराज द्वारा पुष्कर में आदिवरा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो आदिवरा का मंदिर का निर्माण वही आदिवरा मंदिर है जिसकी जो मूर्ति थी, मुख्य मूर्ति थी, वो जहांगीर जब पुष्कर भ्रमण के लिए आएगा तो गुस्से में आके पुष्कर सरोवर में फिकवा दी थी उसने मूर्ति। ठीक है, तो ये आदिवरा की जो मूर्ति है वो जहांगीर द्वारा पुष्कर सरोवर में फिकवा दी गई थी। उस मूर्ति, उस जो मंदिर का निर्माण था वो किसने करवाया था? उस मंदिर का निर्माण कराया था आनाजी ने, अर्णोराज ने। इसके अलावा अजमेर में एक पंच मंदिर भी निर्माण कराता है। पंच मंदिर के अलावा एक आना सागर झील, जिसको मैंने बताया था, आना सागर झील के बारे में देखो इतिहास के पर्सपेक्टिव से 2 4 5 प्रश्न आना सागर झील से बनते हैं। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे सारे लगभग आपको प्रश्न कवर कर दिए। ठीक है, इतिहास के लेवल पे क्या क्वेश्चन बनते हैं? एक तो आपको जियोग्राफी में पूछ लेते हैं कि चंद्रा नदी पुष्कर से आती है और बांडी नदी इधर से आती है, तो चंद्रा और बांडी दोनों के संयोजन से क्या बनती है? आना सागर झील। ठीक है, तो चंद्रा नदी का और बांडी नदी का पानी रोक के क्या बनाया था आना जी ने? आना सागर झील। ठीक है, आना सागर झील बन गई। अब आना सागर झील के तट पर, एक तट पर दौलत बाग लगाया किसने? जहांगीर ने। जहांगीर के चित्रकार का नाम था दौलत। दौलत खान के जो है उसकी स्मृति में दौलत बाग किसने लगवाया था? जहांगीर ने लगवाया था। फिर शाहजहां ने जो है ना, इसके दूसरे किनारे पर शाहजहां ने क्या कराया था? बारादरी का निर्माण करवाया था। ठीक है, पूजा अर्चना के लिए। ठीक है, तो बारादरी का निर्माण किसने कराया था? शाहजहां ने। दौलत बाग का निर्माण किसने कराया था? जहांगीर ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बनते हैं। एक और प्रश्न जो इंडियन हिस्ट्री से बनता है वो है यहाँ पे एक खस घास जो है पाई जाती है। यहां पर क्या पाई जाती है? आना सागर की तट पे खस घास पाई जाती है। खस घास से असमत बेगम जो थी, असमत बेगम ने खस घास से रोगन जहांगीरी नाम का जो है एक परफ्यूम तैयार किया था, इत्र तैयार किया था। ठीक है, तो एक प्रश्न यहां से ये भी बन जाता है। तो मैं आपको सिर्फ आपके नॉलेज को बूस्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज इनका ज्यादा महत्व नहीं है। आप सिर्फ बारादरी, क्योंकि राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं तो बारादरी याद कर लेना और ये दौलत बाग याद कर लेना। आपके कल्चर में भी आ सकता है कि बारादरी और दौलत बाग किस झील के किनारे बसे हुए हैं, तो किस झील के किनारे हैं? आना सागर के किनारे। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है आपका। इसके अलावा अब देखो, इसका जो अर्णोराज का पुत्र था कौन? जगदेव। ठीक है, तो अर्णोराज का पुत्र जगदेव जो है इसकी हत्या करके, अर्णोराज की हत्या करके, क्योंकि ये किसके खिलाफ हार गया था? कुमारपाल के खिलाफ हार गया था सेना से। तो कुमारपाल के खिलाफ हार गया तो इसके बेटे जगदेव को गुस्सा है कि मेरा बाप कैसे हार गया, तो उन्होंने अपने पिताजी की हत्या कर दी। ठीक है, तो 1153 से 58 के बीच में चौहानों का जो पहला पितृहंता शासक था वो कौन था? जगदेव। ठीक है, जगदेव 4 5 साल शासन करता है। फिर जो है चौहानों में व्यापक असंतुष्टि पैदा होती है जगदेव के खिलाफ। व्यापक असंतुष्टि पैदा होती है तो इसको भगा दिया जाता है, भगा के और इसके भाई विग्रहराज चतुर्थ को शासक बना दिया जाता है। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ जो है चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ है। ठीक है, तो चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ है? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ भारत का पहला चौहान शासक हुआ है। ये सारे जो चौहान शासक बन रहे हैं ना, ये तो सब अजमेर के चौहान शासक है ना, या राजस्थान के चौहान शासक है, राजपुताने के चौहान है। ठीक है, लेकिन आज विग्रहराज चतुर्थ जो था वो पहला भारत का सम्राट था। ठीक है, भारत का पहला चौहान शासक था। तो कैसे था? क्योंकि उसने भारत की जो राजधानी थी दिल्ली का, जिसे दिल्ली बोला जाता है, वो भी जीत ली थी, इसलिए इसको भारत का पहला चौहान शासक बोला जाता है। इसके अलावा इसका जो समय है वो चौहानों का स्वर्ण काल बोला जाता है। क्या? दशरथ शर्मा के हिसाब से इसका जो समय है वो चौहानों का स्वर्ण काल है। ठीक है, तो विग्रहराज चतुर्थ का ऐसे प्रश्न आपसे एमसीक्यू में पूछा जाएगा कि चौहानों का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है, तो चौहानों का स्वर्ण काल किस युग को कहा जाता है? विग्रहराज चतुर्थ के युग को। इसके अलावा अपन देखते हैं कि किलहॉर्न जो है एक फेमस एक तरीके से आप साहित्यकार मान सकते हो। तो किलहॉर्न ने बहुत सारा साहित्य पढ़ा था, तो इसने जो विग्रहराज चतुर्थ की हरिकेली थी उसको भी अध्ययन किया। किलहॉर्न ने क्या किया? हरिकेली को भी अध्ययन किया। तो हरिकेली के अध्ययन के बाद किलहॉर्न ने पाया कि यार ये तो लगभग कालिदास के समतुल्य है आदमी। ठीक है, तो इसने कालिदास जैसी रचनाएं रची है। तो इसने किलहॉर्न ने किसने विग्रहराज चतुर्थ की तुलना कालिदास से की थी? तो किलहॉर्न ने की थी। ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, अब इसके बारे में अपन देखते हैं। ये बहुत महान शासक था। कैसे था?
इसकी उपाधियां जो है अपने को मिलती है कवि बंधु, ठीक है। तो कवि बंधु या कवि बांधव भी इसको कहा जाता था। ये जो उपाधि है ये कश्मीर के एक विद्वान रहा करते थे पंडित जी, इनके दरबार में जयानक भट्ट करके, ठीक है। तो कश्मीर के जयानक भट्ट द्वारा जो है इसको कवि बंधु या कवि बांधव की उपाधि दी गई थी, ठीक है। इसके अलावा इनको कटि बंधु भी कहा जाता था, विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। ये इनकी उपाधियां हैं। क्या क्या उपाधियां हैं? कवि बंधु, कटि बंधु और विद्वानों का आश्रयदाता। किसने कहा था? कवि बंधु या कवि बांधव, ये कहा था जयानक भट्ट ने। ऐसा भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा इनकी विजयों के बारे में अपन देख लेते हैं। विग्रह चतुर्थ ने कौन कौन सी विजय प्राप्त करी थी? तो विग्रह चतुर्थ ने सबसे पहले जो है दिल्ली और झांसी का दुर्ग जीता, ठीक है। ये अपना चौहान है। एक सेकंड, यहां पे मैप बनाने की गुंजाइश बहुत कम है, ठीक है। ये अपना जो है अजमेर वाला क्षेत्र है, अजमेर या चौहान क्षेत्र है, ठीक है। दिल्ली पड़ता है इस साइड, ठीक है। तो दिल्ली और झांसी भी इस साइड ही पड़ता है अपने, है ना, लगभग। तो दिल्ली और झांसी का दुर्ग यहां से जीत लिया इन्होंने, ठीक। इसके बाद क्या किया इन्होंने? गजनी, गजनी अपने इधर की साइड से पड़ता ही है, तो गजनी का आक्रमण हुआ अजमेर पर। सॉरी, इस बार गजनी का आक्रमण नहीं हुआ, इस बार जो है गजनी का आक्रमण भारतीय क्षेत्रों पे जब आक्रमण हुआ तो जो विग्रहराज चतुर्थ है वो यहां से अपनी सेना लेके उन भारतीय क्षेत्रों में जाता है, दिल्ली से भी परे, और वहां पे जो है गजनी के शासकों को हराता है। तो गजनी का शासक था उस टाइम पे अमीर खुसरो शाह, ठीक है। अमीर खुसरो शाह, जिनको जो अपना दिल्ली शिवालिक अभिलेख है उसमें क्या कहा गया? हम्मीर। क्या कहा गया? हम्मीर। तो हम्मीर का साउंड करता है अमीर के साथ। तो अमीर खुसरो शाह जो है उस टाइम पे अपने गजनी का शासक था, तो उसको हराया, बहुत बुरी तरह से हराया। किसने? विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है। फिर शिवा जो इसकी विजयों की जानकारी है वो सारी विजयों की जानकारी मैंने आपको बताया शिवालिक अभिलेख, दिल्ली वाले शिवालिक अभिलेख से अपने को प्राप्त होती है। फिर इसके अलावा एक भादानक जनजाति है। तो भादानक जनजाति जो है वो पंजाब वाले एरिया में, पंजाब वाले क्षेत्र में जो है भादानक जनजाति बहुत ज्यादा उपद्रव मचा रही थी, और ये भादानकों से इतना ज्यादा तंग हो गए थे चौहान कि ये भादानक विग्रहराज चतुर्थ को भी परेशान करेंगे, सोमेश्वर को परेशान करेंगे, फिर अपने इसको पृथ्वीराज थर्ड को भी परेशान करेंगे, है ना। और इनका सबसे सही ट्रीटमेंट किन्होंने किया था? पृथ्वीराज सेकंड ने किया था, ठीक है। तो भादानकों जो है अपने को चौहानों को बार बार परेशान किया है, ठीक है। ये ऐसी भयानक जनजाति थी। इसके अलावा इन्होंने जो है, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, इन्होंने शिवालिक अभिलेख में ये लिखवाया था कि इन्होंने गजनी को हराया, दिल्ली और झांसी को हराया, भादानकों को हराया। तो इन्होंने, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि अब देखो ये बहुत शक्तिशाली शासक है, ठीक है, बहुत शक्तिशाली शासक है। तो जो गुजरात वाले शासक थे ना, उनकी हिम्मत नहीं हुई इस समय पे कि भारत पे अपने राजस्थान पे अटैक कर सके। तो गुजरात के चालुक्यों ने एक ने भी हिम्मत नहीं की किनके खिलाफ अटैक करने की? विग्रहराज चतुर्थ के खिलाफ अटैक करने की, ठीक है। तो इनके बारे में इन्होंने अपने शिवालिक अभिलेख में लिखवाया कि मैंने जो है मलेच्छों को परास्त करके पूरे आर्यावर्त से साफ कर दिया है उनको, ठीक है। तो समस्त आर्यावर्त से मलेच्छों को परास्त करके मैंने क्या कर दिया? उनको साफ कर दिया, और आर्यावर्त को आर्यों के रहने योग्य बनाया। तो आर्य जो यहाँ के मूल निवासी है आर्यावर्त के, उनके रहने योग्य किसको बना दिया मैंने? आर्यावर्त को, इस क्षेत्र को, ठीक है। और मैं अपने जो आगामी वंशज होंगे, जो मेरे अगले डिसेंडेंट आएंगे, मेरे वंशज आएंगे, उनसे भी मैं ये आकांक्षा करता हूं कि वो भी जो है भारतीय क्षेत्र में किसी पराये मलेच्छ को घुसने ना दे, ठीक है। तो ये बात किसने कही है? ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात किसने कही है? शिवालिक अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ ने, ठीक है। तो शिवालिक अभिलेख में विग्रहराज चतुर्थ ने क्या बोला है कि मैंने मलेच्छों को परास्त करके आर्यावर्त को आर्यों के रहने योग्य बना दिया है, और मैं अपने आगामी वंशजों से भी अपील करता हूं कि वो भी किसी बाहरी मलेच्छ को भारतीय क्षेत्र में घुसने ना दे, ठीक है। आर्यावर्त मतलब भारतीय क्षेत्र, ठीक है। तो ये था अपना विग्रहराज चतुर्थ। इनके भी कुछ दरबारी हैं, महत्वपूर्ण दरबारी हैं। तो इनके पहले महत्वपूर्ण दरबारी है सोमदेव, ठीक है, सोमदेव, ठीक है। सोमदेव के अलावा अपने नरपति नाल, कौन थे? नरपति नाल। और एक इनके दो महत्वपूर्ण दरबारी, आप सोमदेव का नाम याद रख लेना, एक नरपति नाल का नाम याद रखना। सोमदेव की पुस्तक है फेमस ललित विग्रहराज। सोमदेव ने कौन सी किताब लिखी? ललित विग्रहराज। बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, लिख लेना, ठीक है। सोमदेव की पुस्तक है ललित विग्रहराज, और इनकी जो पुस्तक है उसमें इंद्रपुर की राजकुमारी देसल देवी और विग्रहराज चतुर्थ दोनों की प्रणय कथा को, दोनों ने जो शादी की थी उनकी कथा को किसमें लिखा गया है? उनकी कथा को लिखा गया है ललित विग्रहराज, सोमदेव के ललित विग्रहराज में, ठीक है। तो ललित विग्रहराज में तो क्या है? कौन सी राजकुमारी है? इंद्रपुरी की राजकुमारी। इंद्रपुरी या इंद्रप्रस्थ अपना दिल्ली वाला रीजन जो है वो है,
ठीक है। तो इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी, वहां के किसी लोकल जो राजा थे उनकी पुत्री का नाम है देसल देवी। तो इंद्रपुरी की राजकुमारी देसल देवी के साथ जो भी प्रणय हुआ था, उनका विवाह हुआ था, उसको मान्यता कौन देता है? ललित विग्रहराज। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। ललित विग्रहराज में तो देसल देवी के बारे में जानकारी मिलती है, और एक और नरपति नाल ने लिखी थी बिसल देव रासो। ठीक है, नरपति नाल ने कौन सी लिखी थी? बिसल देव रासो। बिसल देव रासो में राजा भोज की पुत्री थी राजमती। ठीक है, तो मालवा के शासक भोज की पुत्री कौन थी? राजमती। ठीक है, तो भोज की पुत्री राजमती के बारे में जो प्रणय विवाह हुआ था उनका, ठीक है, तो उसके बारे में जो जानकारी अपने को बिसल देव रासो नरपति नाल से मिलती है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग रानियों के बारे में जानकारी देते हैं, आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ देंगे। ठीक है, कि नरपति नाल में राजमती का उल्लेख मिलता है क्या? ठीक है, तो बिल्कुल नरपति नाल में राजमती का उल्लेख मिलता है। सोमदेव में जो ललित विग्रह राज है उसमें देसल देवी का उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो ये रानियों का बारे में आप बिल्कुल डेफिनेटली ध्यान से पढ़ाई कर लेना, एक बार देख लेना इनको। इसके अलावा हरिकेली नाम का नाटक खुद ने लिखा है। ठीक है, भारवी की थी किरातार्जुनियम। भारवी की एक रचना है किरातार्जुनियम, उस किरातार्जुनियम की एक तरीके से टीका कही जा सकती है, हरिकेली वाला नाटक। ठीक है, तो किरात जो भगवान शिव थे, उन्होंने किरात का रूप धारण किया था, है ना, और अर्जुन जब तपस्या कर रहा था तो अर्जुन की परीक्षा लेने आए थे। आप महाभारत में ये अंश देखोगे हमेशा। ठीक है, तो इसी आधार पर, इसी घटनाक्रम के आधार पर भारवी ने लिखी थी किरातार्जुनियम। ठीक है, और उसको हरिकेली में जो है नाटक के रूप में प्रदर्शित करने का कार्य किसने किया है? वो विग्रहराज चतुर्थ ने। इतना महान विद्वान आदमी था। ठीक है, तो अपन ने विग्रहराज चतुर्थ के सारे दरबारी देख लिए। इसके अलावा विग्रहराज ने कुछ निर्माण कार्य भी करवाए थे। निर्माण कार्य एक तो कराया अपने टोंक में, बिसलपुर पड़ता है, बिसलपुर बांध। ठीक है, तो बिसलपुर बांध का निर्माण भी जो है सागर, बिसलपुर सागर नाम से जो है इसने शुरू किया था। तो सबसे पहले बिसलपुर सागर का जो है निर्माण किसने करा था? वो किया था विग्रहराज चतुर्थ ने। फिर इसके अलावा बिसलपुर नामक नगर भी वहां पे बसाया था, क्योंकि विग्रहराज का दूसरा नाम क्या है? बिसल देव जी, बिसल राज भी कहते थे इसको। ठीक है, तो बिसल को विग्रह कर दिया। ठीक है, तो बिसल देव, बिसलपुर नाम से जो है एक नगर का निर्माण कराया गया, और उसके तट पर एक सरोवर का निर्माण कराया गया। ठीक है, फिर अजमेर जो है, अजमेर में एक पुस्तक, एक पाठशाला की स्थापना करता है। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण पाठशाला। ठीक है, सरस्वती कंठाभरण जो पाठशाला है उसकी स्थापना किसने करी थी? विग्रहराज चतुर्थ ने। बाद में सरस्वती कंठाभरण पाठशाला के स्थान पर क्या बन गया था? 2.5 दिन का झोपड़ा। किसने बनवाया था? अबू बकर ने। वास्तुकार इसका कौन था? अबू बकर। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना, है ना। तो सरस्वती कंठाभरण पाठशाला वेरी इंपॉर्टेंट है, ये याद रख लेना। किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ ने। इसके अलावा इन्होंने एक साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन किया था। पद्मनाभ जो थे, इसके दरबारी थे एक पद्मनाभ भी, तो पद्मनाभ ने क्या किया था? एक साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन कराया था। इसकी अध्यक्षता यहाँ के जो सोमदेव जी थे ना, जिन्होंने ललित विग्रहराज लिखी थी, उन्होंने क्या करा था? इसकी अध्यक्षता करी थी साहित्यिक सम्मेलन की। ठीक है, क्योंकि सोमदेव खुद ललित विग्रहराज लिख रहे हैं, तो भाई साहित्य में इनसे बेहतर तो अभी के टाइम पे कोई नहीं जानता, तो इन्होंने जो है इनको अध्यक्ष बनाया था सोमदेव को। तो इसके समय पे एक साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन करवाया जाता है पद्मनाभ द्वारा, और सोमदेव इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो ये था अपना चौहान वंश का पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट अपन जल्दी लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। एक बार फटाफट से मैं आपका रिवीजन करा देता हूं। चौहानों की उत्पत्ति संबंधित हमने पूरा रिवीजन एक बार कर लिया था, फिर भी मैं करा देता हूं। अग्निकुंड की जो मान्यता है वो चंद्रप्रदाय की पृथ्वीराज राष्ट्र से अपने को प्राप्त होती है। इसके अलावा सूर्यमल्ल मिश्रण और नैन्सी द्वारा इस मान्यताओं को पुष्टि की जाती है। इसके अलावा सूर्यवंशी जो मान्यता है वो डॉक्टर ओझा, पृथ्वीराज विजय, बेदला और विग्रहराज के शिलालेखों द्वारा मान्यता प्राप्त की जाती है। इसके अलावा इंद्रवंशी जो मान्यता है वो रायपुर का सेवाड़ी अभिलेख देता है। चंद्रवंशी मान्यता हास्य और रचलेश्वर के लेख देते हैं। ब्राह्मण वंशी मान्यता बिजोलिया, कायम खां रासो से प्राप्त होती है। उसी के आधार पर दशरथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, डी.आर. भंडारकर ने ब्राह्मण वंशी मान्यताओं को पुष्टि दी। विदेशी जो उत्पत्ति का सिद्धांत है चौहानों की उत्पत्ति से संबंधित सक्सीथियन मान्यताएं देते हैं कर्नल टोड, ठीक है, स्मिथ, वी.ए. स्मिथ और विलियम क्रुक। इसके अलावा जो है चौहानों के संस्थापक कौन थे? वासुदेव चौहान 551 एडी के आसपास सांबर में जो है इस चौहान वंश की स्थापना करते हैं। वंशावली में अपन ने देख लिया था कि अर्णोराज की 2 रानियां थी, एक सुधवा देवी थी, एक कांचन देवी थी। सुधवा देवी से विग्रहराज चतुर्थ और जगदेव की उत्पत्ति होती है। जगदेव का बेटा बाद में पृथ्वीराज सेकंड जो है वो भी शासक बनता है। कांचन देवी से सोमेश्वर और सोमेश्वर से जो है पृथ्वीराज थर्ड, ये सब शासक बनते हैं। ठीक है,
अजय राज के बारे में अपन देख लेते हैं। 1105 से लेकर 33 तक शासन का भार संभालता है। 1113 में अजय मेरू शहर की स्थापना करते हैं और अजय मेरू नाम का गढ़ बनाते हैं, जिसको गढ़ बीटली भी कहा जाता है। ठीक है, चौहानों की राजधानी सांबर से जो है अजय मेरू स्थानांतरित की जाती है। सिक्कों वाला राजा कहा जाता है। श्री अजय देव नाम के चांदी के सिक्के चलवाए थे। सोम रेखा सोमलवती का पीछे चित्रण पाया जाता है। अजय प्रिय ब्रह्म नाम के तांबे और चांदी के सिक्के चलाए थे। इसके अलावा इसको चौहानों का निर्माण काल जो है किसने कहा है? गोपीनाथ शर्मा ने कहा है अजय राज के शासन को। इसके अलावा ये अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट कहता था। इन्होंने क्या किया ऐसा काम? इन्होंने मालवा के नरवर्मन परमार को हरा के उनके सेनापति सुलहन को बंदी बना के अजमेर ले आए थे। इसके अलावा गजनी के आक्रमण को जो है नेस्त नाबूद करके अजय प्रिय ब्रह्म नाम के चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। फिर शैव धर्म जो है, शैव धर्म को खुद मानते हैं लेकिन धार्मिक रूप से बहुत ज्यादा सहिष्णु है। पार्श्वनाथ मंदिर में सुवर्ण कलश भेंट करते हैं। इसके अलावा जो शास्त्रार्थ हुआ श्वेतांबर और दिगंबरों में, उस शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कौन करते हैं? अजय राज करते हैं। पुनः आनाजी जो है इनको 1133 में वापस ये सम्राट बना के खुद पुष्कर में चले जाते हैं, वहां पे तपस्या करते हैं। 1140 में खुद देह छोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1133 में वापस अनुराज बन जाते हैं। इनकी उपाधि थी महाराजाधिराज परम भट्टारक परमेश्वर। बहुत ज्यादा वीर आदमी थे, पर इनके प्रमुख दरबारी थे देवबोध धर्मबोध। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। धर्मबोध के आह्वान पर खट्टर गद्दी जो शाखा है जैन धर्म की, उस शाखा में भूत अनुदान किया जाता है। किसके द्वारा? अनुराज द्वारा। इनकी जो प्रमुख विजय है उनमें है मालवा की विजय के तहत उन्होंने नरवर्मन को वापस परास्त किया। 1135 में तुर्की आक्रमण को न्यूट्रलाइज करके, तुर्की आक्रमण को खत्म करके जो रक्त रंजित भूमि बनी, उस रक्त रंजित भूमि को जो है वो आना सागर झील द्वारा धुलवाया गया, आना सागर झील का निर्माण करवा के। इसके अलावा जयसिंह सिद्धराज चालुक्य शासक था, उसने जो है उसको हरा के कांचन देवी से विवाह किया। कुमारपाल से हार के जालन देवी का विवाह किससे किया? कुमारपाल से। ठीक है, जालन देवी किसकी पुत्री? अनुराज की पुत्री। फिर कुछ निर्माण कार्य करवाए। पुष्कर में आदि वराह मंदिर का निर्माण करवाया, जो जिसकी मूर्ति को बाद में जहांगीर जो है पुष्कर सरोवर में फिकवा देता है। अजमेर में जो है पंच मंदिर का निर्माण करवाया गया। इसके अलावा आना सागर झील का निर्माण करवाया गया। आना सागर झील के बारे में मैंने बताया, इसके एक तट पर बारादरी शाहजहां द्वारा बनाएगी और दूसरे तट पर दौलत बाग जहांगीर द्वारा बनाया गया। दौलत जो खां थे, चित्रकार थे जहांगीर के। इसके अलावा जगदेव जो है, इनको अनुराज की हत्या करके जगदेव शासक बनता है, जिसको चौहानों का प्रथम पितृहंता कहा जाता है। ठीक है, तो विग्रह जगदेव किससे जो है अजमेर की जनता रुष्ट हो जाती है, नाराज हो जाती है और उनको जो उनके दरबारी थे उन्होंने निकासित कर देते हैं जगदेव को और विग्रहराज चतुर्थ को वापस शासक बनाया जाता है। और विग्रहराज चतुर्थ की उपाधि कवि बांधव या कवि बांधव जो थी वो जयानक भट्ट द्वारा दी जाती है। इसके अलावा इनको कटिबंधु भी कहा जाता है, विद्वानों का आश्रयदाता भी कहा जाता है। इनकी जो प्रमुख विजय है वो दिल्ली और हांसी दुर्ग में तंवर तोमर, इस शासक का नाम याद रख लेना, तंवर तोमर को हराकर दिल्ली और झांसी का किला जीतता है। ठीक है, इसके अलावा गजनी में अमीर खुसरो शाह या हमीर को हराकर गजनी जीतता है। गजनी तो पूरा नहीं जीतता है लेकिन उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, वहां पे अपने आर्यवर्त को साफ कर देता है, कुल मिला के भारतीय क्षेत्र से बाहर निकाल देता है गजनी के शासक को। इसके अलावा भदानक जनजाति पंजाब वाली को न्यूट्रलाइज करता है। फिर मलेच्छों को परास्त करके आर्यवर्त को आर्यों के रहने योग्य बनाता है और अपने आगामी वंशजों से अपील करता है कि वो भी भारतीय क्षेत्र को जो मलेच्छ हैं उन आक्रमणों से बचा कर रखें। इसके अलावा इनको भारत का पहला चौहान शासक कहा जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल इन्हीं के शासन को कहा जाता है और किलहोर्न जो है इनकी तुलना कालिदास से करता है। इसके दरबारी कवियों में सबसे महत्वपूर्ण है सोमदेव जिन्होंने ललित विग्रहराज लिखी। ललित विग्रहराज इंद्रपुरी यानी दिल्ली की राजकुमारी देसल देवी की और विग्रहराज चतुर्थ की प्रणय कथा के बारे में वर्णन मिलता है। इसके अलावा नरपति नाल बिसलदेव रासो की जो है रचना है। राजा भोज की पुत्री राजमती और विग्रहराज चतुर्थ की प्रणय कथा है। इसके अलावा हरिकेली नाटक खुद ने लिखा है ना, भारवी की किरातार्जुनियम पर आधारित नाटक है। ठीक है, इसके अलावा इनके जो निर्माण कार्य है उनमें देखते हैं तो बिसलपुर बांध का निर्माण कराया और बिसलपुर नामक शहर का जो है बसावट भी इन्हीं की देन है। बिसल देव खुद है इसलिए बिसल नाम से शहर बसा रहे हैं। ठीक है, अजमेर में सरस्वती कंठाभरण पाठशाला बनाई और इन्होंने जो है साहित्यिक सम्मेलन का आयोजन करवाया पद्मनाथ ने, तो उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? अपने सोमदेव। ठीक है, ये अपने विग्रहराज। ठीक है, अजयराज अनुराज विग्रहराज में कहीं भी कोई दिक्कत है, जगदेव से एक ही लाइन पूछी जाती है बार बार, इसलिए मैंने एक ही लाइन लिखी। ठीक है, इनके बारे में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिखें, है ना, निसंकोच होकर लिखें, हम जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं ये भी आप है ना हमें कमेंट सेक्शन में अप टू डेट करते रहें ताकि हमें पता तो लगे कि हमारा रिव्यू तो आए हमारा।
ठीक है, तो आप एक बार जो भी हम सुधार कर सकते हैं वो और प्रयास करेंगे। बाकी आप हमसे जुड़े मतलब रहिए, और अपन लाइव क्लासेस में आ ही रहे हैं 15 तारीख को, तो आप वहां पे भी आप चैट सेक्शन में जो है आप अपनी बात रख के हम कंटिन्यू अपनी तरफ से बातें करेंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यूज के लिए 15 तारीख शाम को 5 बजे ध्यान रखना, ये टाइम है ना। बाकी ये हुआ आज का लेक्चर, इसका पार्ट 2 जो है बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो और आप हमेशा हमें देखते रहिए। थैंक यू।